हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य वंश। दोस्तों, एनसीईआरटी का चुन चुन के प्रश्न आपके लिए लाया हूँ। आज तक जितने भी प्रश्न मौर्य वंश से पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे या पूछे जाने का संभावना है, उन सारे प्रश्न का डिटेल डिस्कशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। टोटल जो महाजनपद काल था दोस्तों, टोटल महाजनपद काल उस समय 16 था। कितना था? 16 था। इन्हीं में से एक था अवंती। कौन था? अवंती, जहाँ की इसका राजधानी कहाँ हुआ करता था? उज्जैन। कहाँ हुआ करता था? उज्जैन। और इसी उज्जैन का राजा का नाम था प्रद्योत। क्या नाम था? प्रद्योत। और प्रद्योत को हो गया था पीलिया, जिसको हम लोग जोंडिस के नाम से जानते हैं, जिसको हेपेटाइटिस भी हम लोग कहते हैं। जोंडिस, हेपेटाइटिस या पीलिया, ये सब एक ही बीमारी का नाम है। ये सब भी आप याद रख लीजिएगा। तो इनको जब जोंडिस हो गया था तो जीवक नामक वैद्य को भेजा गया था। तो जब इन्होंने इसका इलाज किया तो इसका इलाज हो गया, और जब ठीक हो गया तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? यह हर्यक वंश के काल में था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अपने पैसे से सुदर्शन झील का मरम्मत पूछ रहा है, किसने करवाया था? दोस्तों, वो कराया था रुद्रादामन ने। किसने कराया था? रुद्रादामन ने कराया था। अच्छा, स्कंदगुप्त से एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। स्कंदगुप्त ने हुनों को 46 बार हराया था। कितना बार हराया था भैया? 46 बार हराया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों, कनिष्क को हम लोग कहते हैं दूसरा अशोक। क्या कहते हैं? दूसरा अशोक कहते हैं। अच्छा, अशोक का कलिंग युद्ध पूछेगा कब हुआ था? तो 261 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। गद्दी पर बैठने के 8 साल बाद इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा। उस समय पूछेगा कलिंग का राजधानी कहाँ था? तो तोसली। कहाँ था? तोसली। अब कलिंग का राजा पूछेगा कौन था, तो आपको बताना है नंदीराज। कौन था? कलिंग का राजा नंदीराज था। इन पर इन्होंने आक्रमण किया। और कलिंग पूछेगा अशोक का कलिंग विजय हमको किस अभिलेख से पता चलता है? तो आपको आंसर बताना है 13वां अभिलेख से। अशोक का 13वां अभिलेख से हमें पता चलता है अशोक ने कलिंग पर जीत हासिल किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? दोस्तों, पाटलिपुत्र का जो स्थापना जो किया था वो गंगा, सोन, पुनपुन, इन सभी के संगम पर हुआ था। इसलिए इसका ऑप्शन द क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, उदयन यही है जिन्होंने पटना का नाम क्या दिया है? जिन्होंने पटना शहर बसाया है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। ये भी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? दोस्तों, मैंने आपको अभी भी बताया था डिटेल से डिस्कशन में, स्कंदगुप्त ने हुनों को 46 बार हराया था। कितना बार हराया था? 46 बार हराया था। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट होगा। छठा नंबर का प्रश्न है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? दोस्तों, यूरोप का समुद्रगुप्त पूछ रहा है तो आपको बताना है नेपोलियन। क्या बताना है? नेपोलियन। यही पूछता कि भारत का समुद्रगुप्त हम लोग किसको कहते हैं? तो भारत का समुद्रगुप्त हम लोग भारत का नेपोलियन हम लोग किसको कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं समुद्रगुप्त को। ये था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। अच्छा, आप याद रख लीजिए, इसको हम लोग भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार नेपोलियन यूरोप से बाहर 100 युद्ध जीत चुका था, इसलिए 100 युद्ध जीत चुका था, ठीक उसी प्रकार समुद्रगुप्त भी 100 युद्ध जीत चुका था। इसलिए समुद्रगुप्त को हम लोग कहते हैं कविराज या 100 युद्धों का विजेता। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। समुद्रगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख से मिलता है। कौन? प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख से मिलता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, और भी कुछ प्रश्न है जो मैं आपको बताता हूँ। हिटलर, और दोस्तों हिटलर का किताब का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन मेन कैंप। क्या बताना है? मेन कैंप बताना है। और नेपोलियन का मृत्यु कब हुआ था? 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप पर हुआ था। काला पानी का सजा दिया था। दोस्तों, बिस्मार्क जर्मनी का एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? जर्मनी का एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क जो था जर्मनी का एकीकरण किया था। उस समय जो जर्मनी जो था 300 भाग में टूटा हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था, जब अंग्रेज हमारा इंडिया को छोड़ के गया था उस समय हमारा देश जो था 565 राज्य था। कितना राज्य था? 565 देसी रियासत, जिसको हम लोग राजवाड़ा के नाम से जानते थे। इन सबको एक करने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसलिए इसको लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? अच्छा, भूमिदान का उल्लेख पूछ रहा है कि किसके अभिलेख में मिलता है? दोस्तों, ऑप्शन स इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रभावती गुप्त हो जाएगा राइट आंसर। 8वां नंबर का प्रश्न है, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? मौर्य काल का, सातवाहन काल का, शुंग काल का, गुप्त काल का? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और मौर्य काल का हो जाएगा। नंबर का प्रश्न है 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो दोस्तों ये मिला था, कहाँ मिला था? मस्की में मिला था। कहाँ मिला था? मस्की में मिला था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों अगर पूछेगा कि भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। किसकी सहायता से किया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिक। किसकी सहायता से? लॉर्ड विलियम बेटिक की सहायता से भारत में सती प्रथा को बंद कर दिया था। और राजा राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय का मृत्यु जो हुआ था 1833 ईस्वी ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। इसका जन्म 1773 ईस्वी में बंगाल के राधानगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राधानगर में हुआ था। और इन्होंने किसका स्थापना किया था? ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस शिलालेख से अशोक के द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? मैंने पीछे वीडियो डिस्कशन में बताया था, अशोक का जो 13वां अभिलेख है दोस्तों, इससे हमको कलिंग विजय का पता चलता है। इसलिए ऑप्शन द क्या होगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कलिंग पूछेगा वर्तमान में भी किस राज्य में है, तो आपको बताना उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। पूछेगा कलिंग किसके लिए फेमस था उस समय, तो हाथी और व्यापार के लिए फेमस था। किसके लिए फेमस था? हाथी और व्यापार के लिए, जिसके कारण कलिंग के राजा नंदीराज से 269 बीसी में युद्ध करता, 261 बीसी में युद्ध करता है। इसी युद्ध का नाम देते हैं हम कलिंग युद्ध, जो कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है, नंदीराज और अशोक के बीच में। इस युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वो बौद्ध धर्म अपना लिया। समझिए, जो आदमी कलिंग युद्ध में इंसान को बैगन मूली की तरह काट दिया, अब यह एक चुटी को भी ये आदमी अब नहीं मारेगा। कहता है गलती से जो आदमी सीखता है वही बहुत बड़ा इंसान होता है। दोस्तों कोई कोई तो ऐसा है जो औरंगजेब का तुलना किससे कर रहा है? औरंगजेब की तुलना औरंगजेब का तुलना अशोक से कर रहा है। तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए 84,000 स्तूप बनाया था। आप ये भी बात याद रख लीजिए, एक दो नहीं 84,000 स्तूप बनाया था। पूछेगा स्तूप और चैत्य का संबंध किससे है? दोस्तों दोनों का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और औरंगजेब ने अपना गलती को नहीं स्वीकारा था, इन्होंने अपना गलती को स्वीकारा और एक अच्छा इंसान बना, 84,000 स्तूप का निर्माण करवा दिया। तो इसलिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ जो है इन्हीं के नाम पर पड़ा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि किस विद्वान ने अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्य प्रयास किया था? दोस्तों एक व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप इन्होंने इसका जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्य प्रयास किया था? जेम्स प्रिंसेप ने कब किया था? 1837 ईस्वी में। आप ये बात याद रख लीजिएगा। लेकिन अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? तो पाद्रोही फैंथलर ने। नहीं सॉरी दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, जबकि पहली बार किसने लिखा था, किसने देखा था? पाद्रोही फैंथलर ने। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, मौर्य कला निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो मैंने आपको बताया था मौर्य कला का जो सर्वाधिक वस्तु नमूना क्या था भैया, वो कौन था? स्तूप था। इसलिए स्तंभ था। क्या था? स्तंभ था, स्तूप था, यही था। ऑप्शन द क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंडिका की रचना किसने की? दोस्तों इंडिका एक पुस्तक है जो मेगास्थनीज, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था। और इस पुस्तक से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और मेगास्थनीज पूछेगा किसके दरबार में भारत आया था? तो ये CM चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय और यूनानी यात्री सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक युद्ध होता है। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है, जिसके बाद सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था? पहली बार दहेज देता है। दहेज में 4 गो एरिया गिफ्ट कर देता है, 4 प्रांत गिफ्ट कर देता है, एरिया, अराकोसिया, जेंडोसिया, पेरिपनिसदाय। उसके बाद में इन्होंने नहीं लिया, ताकि देना ही चाहते हैं तो कुछ विद्वान दे दीजिए, जिसके कारण क्या हुआ था? मेगास्थनीज को भेज दिया गया था इसके दरबार में। अच्छा, मेगास्थनीज का बेटा कौन था? डाईमेकस। कौन था? डाईमेकस था। पूछेगा डाईमेकस किसके दरबार में आया था? तो आपको बताना है कि डाईमेकस जो था वो बिंदुसार के दरबार में आया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और अलबरूनी पूछेगा किसके साथ भारत आया था? तो गजनवी के साथ में आया था। कौटिल्य का किताब का नाम पूछ लीजिएगा कौन है? तो कौटिल्य का किताब का नाम है अर्थशास्त्र। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। किसने किया था? हरिसेन ने किया था। इसलिए ऑप्शन
ऑप्शन स्व क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पतंजलि का रचना पूछेगा किसने किया था, तो महाभाष्य ने। किसने किया था, महाभाष्य ने। बाण भट्ट का किताब का नाम पूछेगा कौन है, तो कादम्बरी। कौन है, कादम्बरी। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ। कालिदास का किताब का नाम मेघदूतम, मालविकानम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब किताब किसका है भैया, ये सब है कालिदास का है। आप याद रख लीजिएगा, कालिदास का है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। कालिदास को हम लोग कहते हैं भारत का शेक्सपियर। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। गुप्त वंश में पूछ रहा है कि कौन चीनी यात्री भारत आया था। दोस्तों फाहियान आया था। कौन आया था, फाहियान आया था। वो भी किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में आया था, जिसको हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके दरबार में आया था। दोस्तों नवरत्न जो था, दो ही आदमी के दरबार में रहता था, एक चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में और एक अकबर के दरबार में। ये दोनों के दरबार में क्या रहता था, नवरत्न रहता था। और अष्टदिग्गज पूछेगा, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहता था, कृष्णदेव राय। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और अष्टप्रधान पूछेगा किसके दरबार में था, तो शिवाजी महाराज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों स्वर्णकाल के नाम से जाने वाला काल था वो है गुप्त काल। कौन है, गुप्त काल। ऑप्शन ब क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, यही अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है, तो चित्रकला का स्वर्णकाल जो कहा जाता है जहांगीर के समय को कहा जाता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और अगला प्रश्न आपके सामने में है, अशोक किस वंश का शासक था। दोस्तों हम सब जानते हैं अशोक जो था ये मौर्य वंश का शासक था। इनके पिता का नाम क्या था, इसके पिता का नाम था बिंदुसार। और बिंदुसार किसका बेटा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। और यही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना चाणक्य की सहायता से किया था। और इस वंश का नाम मौर्य इसलिए पड़ा क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम क्या था, मुर्रा था। क्या नाम था, इसी मुर्रा नाम से मौर्य पड़ा, इसलिए इस वंश को हम लोग मौर्य वंश नाम देते हैं। 18वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, कौटिल्य की कृति है। कौटिल्य यानी आपसे पूछ रहा है, कौटिल्य यानी चाणक्य या विष्णुगुप्त का किताब का नाम पूछ रहा है। तो चाणक्य का किताब कौन है, अर्थशास्त्र भैया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि मेघदूत किसका है, कालिदास का है। मालविकाग्निमित्र किसका है, यह भी कालिदास का है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। हम सब जानते हैं मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था। इनकी किताब का नाम इंडिका था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, तो डाइमेकस हुआ था। कौन हुआ था, डाइमेकस। और ये डाइमेकस किसके दरबार में आया था, तो दोस्तों ये डाइमेकस जो था वो बिंदुसार के दरबार में आया था। दोस्तों हम बिंदुसार को हम लोग वायु पुराण में भद्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं, भद्रसार कहते हैं। जबकि अलिट्रोकेडस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, अलिट्रोकेडस, जिसका मतलब होता है दुश्मनों को मारने वाला। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। बिंदुसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार विवाह करके बढ़ाया था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। दोस्तों समुद्रगुप्त की जानकारी जो हमको मिलती है वो एक अभिलेख से मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति नामक बुक से मिलता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसका रचनाकार कौन है, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन। कौन है, हरिसेन है। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। दोस्तों पाटलिपुत्र का स्थापना हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने किया था। किसने किया था, उदयन ने किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। इसलिए अजातशत्रु को हम लोग क्या कहते हैं, पितृहीनता के नाम से हम लोग जानते हैं। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। दोस्तों मैं पीछे डिस्कशन में अभी बता के आया हूँ, चंद्रगुप्त सेकेंड बोलिए या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलिए या बादशाह अकबर बोलिए, इन दोनों के दरबार में क्या रहता था, इन दोनों के दरबार में नवरत्न रहता था। आप टोटल नवरत्न को कैसे याद रख सकते हैं, मेरे साथ एक ट्रिक है, टोडल मर बीरबल, मान सिंह भगवान, अबुल फजर फैजी, तान नवाब साहब जान। दोस्तों डिजिटल बोर्ड का कमी खल रहा है, आप जोड़ लीजिएगा, सभी 9 नवरत्न का नाम इसी में आ गया है। उसी प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी रहता था छपरक, शंकु, बेताल, ब्राह्मीमीर, ब्रह्मगुप्त, ये सब इसी के दरबार में रहता था। किसका दरबार में, चंद्रगुप्त सेकेंड यानी विक्रमादित्य के दरबार में रहता था। इसी प्रकार पूछेगा अष्टदिग्गज किसके दरबार में था, तो अष्टदिग्गज
था कृष्णदेव राय के दरबार में। किसके दरबार में था? कृष्णदेव राय के दरबार में था। अगर वही पूछे अष्टप्रधान किसके दरबार में था, तो वीर शिवाजी मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक था उसके काल में था। और वीर शिवाजी का बेटा का नाम क्या था? संभाजी महाराज। क्या नाम है? संभाजी महाराज। दोस्तों हाल ही में क्या किया गया है, महाराष्ट्र में हाल ही में औरंगाबाद का नाम बदल करके छत्रपति श्री संभाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। आप ये बात याद रख लीजिएगा, काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है। मैंने अभी भी बताया अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्नियम, ये सब किसका किताब का नाम है? ये सब कालिदास का किताब का नाम है। तो ऑप्शन और क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अशोक घोष का किताब का नाम है बुद्ध चरित्र। क्या नाम है? बुद्ध चरित्रम। बुद्ध चरित्र बोले या बुद्ध चरित्रम बोले, ये सब किताब किसका है? तो अश्व घोष का है। बाणभट्ट का किताब का नाम है कादम्बरी। क्या नाम है? कादम्बरी। कौटिल्य अर्थशास्त्र जानबे करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है वो किस गुप्त शासक से है? वो है समुद्रगुप्त से है। किससे है? समुद्रगुप्त से है। इसलिए हम लोग दोस्तों समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता या कविराज के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? दोस्तों वो किया था अशोक ने किया था। अशोक का नाम अशोक हमको गुर्जरा और मास्की अभिलेख से पता चलता है। पूछेगा अशोक का नाम अशोक हमको कहाँ से पता चलता है? गुर्जरा और मास्की अभिलेख से पता चलता है। अच्छा, अशोक का पूरा नाम पूछे क्या है? तो आप याद रख लीजिएगा, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है। सम्राट देव नाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शनी उज्जैन, करमोली चंड अशोका, अशोक वर्धना अशोक, ये टोटल नाम भैया किसका है? तो अशोक का नाम है। पूछेगा अशोक का नाम अशोक हमको कहाँ देखने को मिलता है? आपको बताना है कि वायु पुराण में। कहाँ देखने को मिलता है? वायु पुराण में मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि अगला प्रश्न आपके सामने में है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? दोस्तों अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो है कौटिल्य यानी चाणक्य हैं। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया था। दोस्तों वैशाली और वज्जी दोस्तों टोटल 16 महाजनपद काल था। कितना था? 16 महाजनपद कल था। जबकि एकमात्र ग्रंथ संस्कृत व्याकरण का पिता पाणिनि का है। किसका है? पाणिनि का है। और उस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। ये संस्कृत व्याकरण का किताब है और ये कहता है उस समय टोटल 18 महाजनपद हुआ करता था, जिसमें 2 गो जो था वो गणतंत्रात्मक हुआ करता था। इसलिए ऑप्शन में देखिए गणतंत्र हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ब में दिख रहा है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वैशाली भी रहता तो भी सही होता। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ जन मतलब लोग, पद मतलब स्थान, जहाँ पर लोग रहता है, जहाँ पर लोग अपना घर बना के रहता है, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं। अ और ब दोनों। दोस्तों इसका अ नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जहाँ पे जो रहेगा उसी को कहेंगे जनपद। चलिए पंच सिंह वाले सिक्के बने थे। दोस्तों पंच सिंह वाले जो सिक्के थे वो किसके बने थे? आप लोग कमेंट में बताइएगा, थोड़ा दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं 40 नंबर का प्रश्न को बताता हूँ। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। दोस्तों पाटलिपुत्र के नगर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? उदयन द्वारा किया गया था। तो उदयभद्र यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। और अजातशत्रु को हम लोग पितृहीनता के नाम से जानते हैं, ये बात जानबे करते हैं। जबकि प्रथम बौद्ध संगीति भी अजातशत्रु के काल में हुआ था, ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए 41 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है भैया। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिए तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो है बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में, मगध में था। और तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना पूछेगा किसने किया था? बताना है महाराज तक्ष ने। किसने किया था? महाराज तक्ष ने। ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। इसी विश्वविद्यालय में चाणक्य ने अपना पढ़ाई किया और चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी विश्वविद्यालय में अपना पढ़ाई किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त सेकेंड, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सब क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं। और स्कंदगुप्त ने 46 बार हुनों को हराया था, आप ये बात याद रख लीजिएगा। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? काफ़ी शानदार प्रश्न है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। समुद्रगुप्त जो है इसको हम लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ? मतलब कनिष्क गद्दी पर कब बैठा था? दोस्तों 78 ईस्वी में कनिष्क ने गद्दी पर बैठा था। कनिष्क जो था कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का सबसे खतरनाक शासक था। कौन था? कनिष्क था। कुषाण वंश का स्थापना पूछेगा किसने किया था? तो आपको बताना कुजुल कड़फिसेस। क्या बताना है? कुजुल कड़फिसेस। चलिए कुषाण वंश हाँ, इन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर शक संवत नामक कैलेंडर को चलाया था, आप ये बात याद रख लीजिएगा। और कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म का
चौथा संगीति हुआ था। कितना संगीति हुआ था? चौथा संगीति हुआ था। कभी कभी इसका स्थान पूछ लेता है तो आप याद रख लीजिएगा कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन। भैया कुंडल वन कहाँ पड़ता है? कश्मीर भी आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कुंडल वन ऑप्शन में नहीं होता है तो वहाँ कश्मीर रहता है, जो रहेगा आप लगा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बिल्कुल बच्चा वाला प्रश्न पूछ लिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसको हम लोग सेंड्रोकोट्टस या एंड्रोकोट्टस के नाम से हम लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों इन्होंने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक पहाड़ी पे हो गया था। संलेखना या संथारा की क्रिया द्वारा हुआ था। संलेखना या संथारा की क्रिया द्वारा हुआ था। अब ये संलेखना और संथारा क्या है? मतलब अन्न जल त्याग करने का कारण से हुआ था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, मौर्य साम्राज्य का ये तो बता ही दिए, मेगास्थनीज कौन था? दोस्तों मेगास्थनीज एक राजदूत था जो कहाँ का था? यूनान का था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। धर्म की शुरुआत किसने की? दोस्तों धर्म की शुरुआत करने वाला व्यक्ति वो था अशोक था। ऑप्शन सब क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कनिष्क को दूसरा अशोक कहते हैं। चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि यहाँ तो मिटा गया है। 50वां नंबर का, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? मैंने बताया था गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने कलिंग का लड़ाई लड़ा था। गद्दी पर बैठा था 269 बीसी में। कब बैठा था? 269 बीसी में। और 261 में कलिंग को फतेह कर लिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? दोस्तों मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की रचना है। कौटिल्य का रचना का नाम पूछे कौन है? तो अर्थशास्त्र है। मेगास्थनीज का कौन है? तो इंडिका है। पतंजलि का कौन है? तो महाभाष्य है। दोस्तों इन सारे किताब से हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। काफ़ी मेहनत से वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ। मैं हर रोज़ वीडियो को अपलोड करता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।